गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, बंद कर लें बस। दो अफर्मेशंस। आई विल सिक्योर एग्जाम्शन इन लॉ, और दूसरा 200% इन सीए इंटरमीडिएट। परफेक्ट। दो डेफिनेशंस बस बाकी है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अपन आज क्या करते हैं, पहले वो दो डेफिनेशन करते हैं, फिर रिवीजन करते हैं, मतलब फिर पूरा की पूरा चैप्टर साथ में रिवाइज हो जाएगा। बस पहले कुछ सेक्शंस पूछ लेती हूँ और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, यस। सेक्शन 2 क्लॉज 62। ये एक्चुअली अपन ने इन डिटेल मतलब नहीं देखा, बट कल थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते ये 262 आया था वहाँ पे, तो ये ओपीसी का सेक्शन है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ओके, 2 क्लॉज 68, 2 क्लॉज 71, 2 क्लॉज 20, 2 क्लॉज 11, 2 क्लॉज 87, 2 क्लॉज 85, 2 क्लॉज 46, ओके, 2 क्लॉज 41 फाइनेंशियल, 2 क्लॉज 42, 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी। ओके, यस, ऑलमोस्ट सब हो गए, एक आध दूसरा कुछ बचा होगा तो बचा होगा। अभी जाते हैं, अपन ने लास्ट क्या किया हुआ है, फिनेंशियल ईयर किया था मेरे हिसाब से लास्ट। यस, फिनेंशियल ईयर अपन इसका रिवीजन करने वाले हैं, बट सिर्फ दो डेफिनेशंस बचे। इसके लिए अपन पहले क्या करते हैं, पहले दो डेफिनेशंस खत्म करते हैं। वो दो डेफिनेशन दोनों के दोनों तुम्हारे लिए नए हैं। वो दो डेफिनेशन करने के बाद फिर अपन जाते हैं पूरा चैप्टर रिवीजन पे। यस, फिनेंशियल ईयर का लिखे हो गया है ना मेरे हिसाब से, फिनेंशियल ईयर लिखे हो गया है। फॉरेन कंपनी लिखे हुआ, वो भी लिख लिया आपने। यस, ओके। 2 मिनट आओ फिनेंशियल स्टेटमेंट पे। फिनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग मुझे कोई बता पाएगा क्या? व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल स्टेटमेंट? अकाउंट्स में सुनना हुआ है तुम लोगों ने? हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करके। हाँ, यस बोलो। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। ये था क्या तुम्हें? ये था ये डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में? तू किधर से सीख के आया? अच्छा, ओके। मेरा एक क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट पता है तुम्हें? बेसिकली पी एंड एल का पहले जो बनाते हैं अपन, ओके। ये आता है क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट में? तुम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स वगैरह बनाया होगा 12वीं वगैरह में, तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते थे क्या? हाँ, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट वगैरह शायद जैसे पूरा सेट ही बनता था, तो ट्रेडिंग अकाउंट भी फिनेंशियल स्टेटमेंट में आता है क्या? हाँ या ना? कितने लोगों को बोलना है कि हाँ आता है ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल फिनेंशियल स्टेटमेंट में? देखो, एक पी एंड एल आया, एक बैलेंस शीट आई, ये आता है क्या? ये तो सब लोग श्योर शॉर्ट है, ये तो आना ही चाहिए, ये तो मेजर चीज़ें हैं। ओके, इसके साथ मेरा क्वेश्चन है कि तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट आता है क्या, या आना चाहिए क्या तुम्हारे हिसाब से? ओके, कितने लोगों का बोलना है आना चाहिए, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में हम तो वो बनाते थे, तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, बोले ऐसे आजू बाजू वाले को कन्विंस मत करो हाथ ऊपर करने को, जिसको करना है वो करेगा ऊपर। यस, 2 लोग बस, बाकी लोगों को क्यों नहीं लग रहा है? भूमि, क्यों नहीं लग रहा है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं आएगा? क्या पता, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, तुम्हारी मर्जी। यस, तुम लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, तो लेटेस्ट सी क्या क्या आता है। सबसे पहली बात, पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता ही है। और अगर एनपीओ रहा, जैसे उसने बोला, तो उसका पी एंड एल नहीं बनता है, उसका कौन सा बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो पी एंड एल, या फिर इफ इट इज एनपीओ, तो क्या घर से पढ़ के आया कह रहे? अच्छा, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। दूसरा कौन सा बनता है? बैलेंस शीट। अब मुझे एक बात बोलो, पी एंड एल एज ऑन डेट बनता है या फॉर द ईयर एंडेड बनता है? फॉर द ईयर एंडेड बनता है, क्योंकि तुम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के जितने खर्चे हैं, जितने इनकम है, सब एक जगह पे कंपाइल करते हो। तो तुम लिखते वक्त भी वैसे लिखते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो ये फॉर द ईयर एंडेड बनेगा। बट जो बैलेंस शीट बनती है वो क्या बनती है? फॉर द, मतलब पूरा साल, या एज ऑन? एज ऑन, क्योंकि अपन 31 मार्च पे असेस करते हैं कि उस दिन कितने डेटर्स है, उस दिन कितने क्रेडिटर्स है, उस दिन लैंड कितनी की है, या फिर मशीनरी का डेप्रिसिएशन लेके कितने का है। तो बैलेंस शीट कभी भी एज ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम बनती है। ओके, ये दो तो क्लियर हो गए। अभी ट्रेडिंग अकाउंट फिनेंशियल स्टेटमेंट लॉ के एंगल से लेना है क्या? नहीं,
क्योंकि जब तुम P&L लेते हो ना, उसका जो तुम ब्रॉड ये करते हो, देखो ग्रॉस प्रॉफिट लेके यहाँ पे लेते हो और फिर यहाँ से नेट प्रॉफिट बनता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे खींच रहे हो, तो मैं इसे बोलूँ P&L में ही उसका इफेक्ट ऑलरेडी आ जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा उसका बेस लेके ही तुम यहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिखा रहे हो। इसके लिए कंपनीज एक्ट का जो डेफिनेशन है वो बोलता है कि भाई तू P&L बैलेंस शीट ले रहा है ना, फिर ट्रेडिंग अकाउंट लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट को ऑलरेडी इफेक्ट अपन P&L में लेके ही चल रहे हैं। तो ये दो चीज़ें आ गई। एक तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तुम सीखे नहीं हो ना अब तक शायद बनाना, तुम्हें इंटर में है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका AS है, AS 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो बोलता है तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे। अभी नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का फ्लो बेसिकली क्या रहेगा इसमें, कैन यू गेस? सार्थक छोड़ के, सार्थक घर से पढ़ के आया है, यस बोलो क्या क्या क्या। अच्छा हाँ बोल, क्या होता है कैश फ्लो? इंक्रीज या डिक्रीज, जैसे क्या करेगा तू कैश फ्लो में फॉर एग्जांपल? ये कैसे पता है तुम्हें? कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ओके यस, इसमें वॉट एवर बाइफर्केशन होता है कैश फ्लो मतलब क्या, तुम्हारे इनफ्लोज जो है, यस 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 अजिंक्य दत्त है, तुम्हारे इनफ्लोज जो है कैश के और आउटफ्लोज जो है ये इसमें रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जांपल मुझे आज कैश मिल गया तो मैं इनफ्लो में डाल दूंगी, आज जाके मैंने कुछ खर्चा कर दिया तो वो मेरे आउटफ्लो में आ जाएगा। तो ईयर एंड पे मेरे पास कितना कैश आ रहा है और मेरे पास से कितना कैश जा रहा है, अभी इसमें डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करूँगी क्या मैं? इसमें कैश का लेन देन होता है डेप्रिसिएशन में, मैं इसे बोलूँ डेप्रिसिएशन में कैश कुछ नहीं आ रहा है, इट इज़ जस्ट एन एंट्री जो अपन बुक्स के लिए पास कर रहे हैं या मशीनरी या वॉट एवर असेट, उसका एक्चुअल कितने वैल्यू का बचा ये फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कैश फ्लो बोल रही हूँ, एक्चुअल में कैश आना, अभी कैश इज बैंक बेसिकली, कैश या बैंक आना और एक्चुअल में कैश या बैंक जाना। फॉर एग्जाम्पल कल जाके मैंने रेंट पे कर दिया कैश में, तो ये आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, हाँ क्योंकि मेरे जेब से कैश जा रहा है। कल जाके मेरे को फीस मिल गई, ये आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, हाँ आ जाएगा। कल जाके मैंने क्रेडिट सेल कर दिया, क्रेडिट सेल, हाँ क्रेडिट सेल मतलब मैंने गुड सेल कर दिया बट अब तक पैसा नहीं मिला, ये आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं। इतना बेसिक सा है ये, तुम इसको इनडेप्थ सीखोगे अकाउंट्स में, बट ये होता है तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी ये कंपनी को बनाना जरूरी है क्या? अब ट्रेडिंग बन रहा है, P&L बन रहा है, फिर कैश फ्लो की क्या जरूरत है? कैश या बैंक अकाउंट के बैलेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं किसी कंपनी के लिए? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो प्रॉफिट अलग साइड है और कैश क्रंच अलग साइड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ इम्पैक्ट प्रॉफिट में है, आज नहीं है, हम लॉस में, ओके हम प्रॉफिट में, फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग प्रॉफिट में है, ओके प्रॉफिट रहना अलग बात है और कैश का अवेलेबिलिटी रहना अलग बात है। जैसे फॉर एग्जांपल बैचेस होती है, अभी क्या होता है कि इंटर की ये बैच है तो इंटर का ये जो महीना रहेगा या पोस्ट जैसे ही रिजल्ट आएगा उसका फर्स्ट महीना रहेगा, तब सब बच्चों की फीस आ जाएगी, तब कैश इनफ्लो ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? मैं बोलूँ अचानक से ज़्यादा रहेगा, बट फिर 3 महीने ऑलमोस्ट सब फीस पे स्टार्टिंग में पे कर देते हैं, 3 महीने ऑलमोस्ट कुछ कैश फ्लो नहीं रहता है, तब कैश फ्लो क्या हो जाएगा? एकदम डाउन हो जाएगा। अभी मुझे बोलो अभी भी हम लोग प्रॉफिट में है नहीं है, एग्जाम्पल सब चल रहा है, अभी भी हम लोग प्रॉफिट में है क्योंकि हम लोगों को पैसा तो मिल गया है, बट अगर मैं कैश फ्लो वाइज देखूँ तो मैं ऐसे बोलूँ मार्च में थोड़ी तंगी है, अप्रैल में थोड़ी तंगी है, क्योंकि जो पैसा आना था ना वो एट अ स्टेज आ गया। तो कंपनी में भी ऐसे होता है कि यार तुम्हें सब पैसा साथ में आ गया, या फिर तुम प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट होना अलग बात है, P&L में जो प्रॉफिट दिखता है वो तो पूरे साल का मिला के दिखता है, बट साल में बहुत बार ऐसे होता है कि अभी तो हमारे पास पैसे ही नहीं है या फिर अभी तो पैसे इन्वेस्टेड है। इसके लिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स मतलब कौन? जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा सबसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते किसके लिए? कंपनी खुद के लिए बनाती है या फिर किधर ROC को सबमिट करने के लिए बनाती है या फिर शेयर होल्डर्स के लिए बनाती है? सबसे मेन आंसर है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स से बेटर रहेगा, शेयर होल्डर्स से बेटर आंसर रहेगा तुम्हारे स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब क्या, इसमें अलग अलग लोग आते हैं, एक तो शेयर होल्डर्स भी आते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बार गवर्नमेंट भी आती है, अगर गवर्नमेंट कंपनी है या ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट ध्यान रखती है तो गवर्नमेंट आती है, इसमें रजिस्ट्रार भी आते हैं। स्टेक होल्डर्स मतलब क्या, हर एक बंदा जिसका कंपनी में इंटरेस्ट है। अभी फिनेंशियल स्टेटमेंट ना स्टेक होल्डर्स के लिए बनाए जाते हैं, क्रेडिटर्स के लिए भी बनाए जाते हैं। क्रेडिटर्स मतलब कौन? जिन्होंने पैसा दिया है कंपनी को या पैसा लिया है कंपनी से, दिया है। डेटर्स के लिए भी बनाए जाते हैं, फिर तुम्हारे गवर्नमेंट हो गया, तुम्हारे शेयर होल्डर्स हो गए, तो ये सबको इंटरेस्ट होता है तुम्हारे फिनेंशियल स्टेटमेंट में। क्योंकि तुम मुझे बोलो कंपनी का परफॉर्मेंस अगर देखना है, कल जाके मेरे को रिलायंस का परफॉर्मेंस देखना है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, क्या चेक करना?
फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना। जो लोग स्टॉक मार्केट को थोड़ा ट्रैक करते होगे ना, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, अगर तुम्हें पता होगा तो जैसे ही अच्छा रिजल्ट आता है या प्रॉफिट अच्छा दिखता है ना, शेयर प्राइस तुरंत नेक्स्ट डे ऊपर जाता है। सो ये क्या होता है कि जब मैं इन्वेस्टर हूँ और कंपनी दूसरे जगह पे कहाँ पे तो भी सिचुएटेड है, तो रोज जाके तो मैं मिल नहीं सकती उन लोगों को, तो मैं क्या बोलती हूँ कि भाई तुम लोग जो है ना, तुम मेरे को फिनेंशियल स्टेटमेंट बता देना। बट फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? कौन बनाता है? ये हाथ ऊपर करके, बनाता कौन है? बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। सीए? अच्छा, हाँ वैसा मैनेजमेंट, परफेक्ट। मैनेजमेंट मतलब क्या? अभी तुम इम्पैक्ट का ही एग्जांपल लो। इम्पैक्ट में अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, पी एंड एल बैलेंस शीट, अभी बनाना मतलब तुम ऐसे मत समझो कि वो टैली पे कौन बैठेगा, एंट्रीज कौन पास करेगा। मेरा क्या बोलना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन देने का काम कौन करेगा? मैं से बोलो हम 4 लोग, क्योंकि ये तो सब हमारे पास है ना, कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, हमारे पास क्या असेट है, क्या लायबिलिटीज है। फिर टेक्निकली बनाने का काम कौन करता है? ये सीए या अकाउंटेंट ये काम करते हैं। मतलब अगर किसी ने पूछा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है, बनाता कौन है इन द सेंस क्या कि बेसिक इन्फॉर्मेशन देता कौन है, तो वो मैनेजमेंट ही देता है। तो मैं इसे बोलूँ, इसमें झोलझाल करने का ज़्यादा स्कोप है। अगर हमारी कंपनी, तो हम क्या चाहेंगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखे या लॉस दिखे? प्रॉफिट दिखे। क्यों प्रॉफिट दिखे? क्योंकि प्रॉफिट दिखेगा तो सामने वाला इंप्रेस होगा, इंप्रेस होगा तो वो पैसे देगा, पैसे देगा तो हमें ही फायदा होगा। तो इतना ध्यान में रखो, कभी भी कंपनी ट्राई क्या करती है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। अभी हम लोग इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम 4 लोग हैं, हमें क्या करना है, बस खर्चे कम दिखाने और इनकम जो है उतना रख सकते हैं, या ज़्यादा इनकम कैश में आया ऐसे दिखा सकते हैं और खर्चे कम करवा सकते हैं। तो ये फिनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ हमारे भरोसे रहते हैं या इसको कोई चेक करता है? कौन चेक करता है? सीए, दैट इज ऑडिटर। टू बी स्पेसिफिक, इसको ऑडिटर चेक करता है। अभी इसका काम क्या है ऑडिटर का इसमें, कि चलो फिनेंशियल स्टेटमेंट बन गए, हर एक आइटम चेक किया जाएगा, क्रेडिटर इतने दिख रहे, दिखाओ हमें बुक्स, या फिर थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन किया जाता है। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन मतलब क्या, क्रेडिटर को कॉल किए जाते हैं लेजिट, क्रेडिटर की लिस्ट दो, किस किस से पैसा लिया है, और सैंपल बेसिस पे, तुम लोग सैम्पलिंग सीखे होगे मैथ्स में, सैंपल बेसिस पे अभी देखो 200 क्रेडिटर है फॉर एग्जांपल, हर एक को कॉल करना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे, रैंडमली किसी का भी नंबर उठाएंगे और उसको कॉल करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है तूने 2 लाख का पैसा उधार दिया हुआ है, बराबर है या नहीं? और अगर गलती से भी एक आधा भी ऐसे पकड़ा गया जो बोला कि अरे मैं क्रेडिटर हुई नहीं, मेरे को पता ही नहीं, तो फिर पूरा डेटा चेक होता है, फिर कुछ ना कुछ झोले। तो इतना ध्यान में रखो, फिनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है कंपनीज के लिए, हाँ, क्योंकि उनको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, उनका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये किस पे डिपेंडेंट होता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट पे। दूसरा, इसको चेक कौन करता है? ऑडिटर चेक करता है। अभी इसके 3 पार्ट्स देख लिए, एक फिनेंशियल स्टेटमेंट में श्योर शॉर्ट पी एंड एल आता है, श्योर शॉर्ट बैलेंस शीट आता है, और एक चीज़ मैंने तुम्हें बोली थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कितना पैसा कंपनी में आ रहा है और कितना जा रहा है। अभी ये क्यों डाला जाता है, इसके लिए मैं वो टॉपिक पे गई थी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि यार कंपनी के पास कितना कैश घूम रहा है, इतना आया इतना गया, इतना आया इतना गया, क्योंकि बैलेंस शीट में घूमता हुआ कैश दिखेगा या 31 मार्च का बस क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा? मैं इसे बोलूँ 31 मार्च का बस बैलेंस दिखेगा, बट यार साल भर कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, ये पता होना चाहिए। इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाया जाता है। ये 3 चीज़ें तो तुम्हें पता है, इसके अलावा 2 चीज़ें जो तुम शायद फर्स्ट टाइम सीखोगे। तुम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हो क्या? सीखे हो बनाना? हाँ या ना? ये एक ही बंदा क्यों बोल रहा है, ये एक ही बंदा फाइनल अकाउंट्स करके आया क्या? नोट्स टू अकाउंट्स बनाया है या नहीं फाइनल अकाउंट्स में? नहीं, हाँ 12वीं कैसे तो भी निकले हुए मैम, पूरा फोकस फाउंडेशन में ही था। फाउंडेशन पे था क्या फाइनल अकाउंट्स? भाई सिलेबस पता है तुम्हें, था या नहीं? था ना, फिर आंसर तो करो ना। तुम ट्रेडिंग बनाते हो, पी एंड एल बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, इसके बाद कुछ नोट्स बनाते हो क्या? नहीं, आधे लोग बना रहे आधे लोग नहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? कुछ लिखना पड़ता है नीचे, या उतना ही कुछ लिखना पड़ता है? क्या लिखते हो? वो वर्किंग नोट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नोट्स की बात कर रही हूँ। ओके ठीक है, छोड़ो, ओके इट्स ओके, यस यस। सुनो 2 मिनट, जो भी तुम पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाते हो, आधे लोग को पता है आधे लोग को नहीं पता है, उसका ना नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। मतलब ऐसे नहीं एब्रप्टली डाल दिया, डाला तो सामने वाला जो इन्वेस्टर पढ़ रहा है वो शायद साइंस बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से रहे ना रहे, तो उसके लिए मोर ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट है तो वो उसका क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है तो उसका क्या है, तो ये नोट्स डाले जाते हैं। ये नोट्स भी फाइनल फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, यस। सो तुम्हारा सिर्फ पी एंड एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आता है, तो तुम्हारे जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं, ये नोट्स टू अकाउंट्स काफ़ी लोग बोलते हैं, इसको क्या लिखना है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है तुम्हारे बैलेंस शीट पी एन एल को, एनेक्स देयर टू। एनेक्स करना मतलब क्या है?
अटैच करना। एनेक्स्ड मतलब क्या? एनेक्शर सुना होगा तुम लोगों ने। एनेक्शर मतलब कुछ नहीं, अटैचमेंट होता है। तो चार चीजें अपन को पता है। पहला कौन सा इसमें? बैलेंस शीट एज एट द एंड लिखे या फॉर द ईयर एंडेड लिखे? एज एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड या एज एट द एंड? फॉर द ईयर एंडेड। और यही अगर कंपनी रही जो नॉट फॉर प्रॉफिट है तो वो क्या बनाएगी फिर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा कौन सा स्टेटमेंट है तुम्हारा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक सेकेंड, अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए मेरे को बोलो, एज एट द एंड बनता है या पूरे साल के कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज होते हैं? पूरे साल के होते हैं। तो ये भी क्या रहेगा? फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड मतलब पूरे साल के उसमें मिल के आएंगे। इसके साथ तुम्हारे एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं। एंड लास्ट एक चीज़ जो तुम्हें पता नहीं है, मुझे एक बात बोलो, इक्विटी का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? हाँ हाँ बोलो बोलो, बोलना है तुम्हें, बोलो, हाथ ऊपर करके बोलो, इक्विटी का मतलब क्या? इक्विटी काफ़ी बार यूज़ किया होगा ना तुम लोगों ने अकाउंट्स में वगैरह। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? हाँ चौकसी। ओके अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका तो आंसर दे पाओगे तुम लोग। इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल आता है या इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं? हाथ ऊपर करो तुम लोग तो जो सामूहिक आंसर देते हो ना कि जो जो बराबर है वो उसमें हम लोग हैं। मेरे को कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल ही आता है? पहले लोग आजू बाजू देख रहे हैं, कोई हाथ ऊपर कर रहा है तो मैं करता हूँ। कितने लोगों का ऐसे बोलना है कि इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है? बाकी आधे क्लास का हाथ ही ऊपर नहीं हुआ है। यस परफेक्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल इज डिफरेंट एंड इक्विटी इज डिफरेंट। इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इक्विटी का मतलब ध्यान में लो, तुम्हें ये आगे काम में ही आएगा। जब भी इक्विटी बोला जाता है तब इक्विटी शेयर कैपिटल भी लेना है प्लस उसमें क्या लेना है? रिजर्व्स एंड सरप्लस लेना है। तो एक स्टेटमेंट बनता है जो इंडेस, अगर किसी ने सुना होगा, एक होता है एएस, एक होता है इंडेस। एएस मतलब क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। थोड़ा बहुत छेरी बीरी में कभी आया होगा तुम्हें, फाउंडेशन में तो आया होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं कि भाई कल जाके कोई भी अपने मर्जी से अकाउंटिंग करना चालू कर देगा, तो इन्होंने एक रूल्स दिए हुए कि यार इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है तो तुम किस पे वैल्यू करते हो? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। या फिर फॉर एग्जांपल तुम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट इज फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन कर रहे हो तो तुम कॉस्ट पे करना। ये जो बेसिक चीज़ है ये कहाँ पे लिखी हुई है या सब मन मर्जी से कर रहे हैं? लिखी हुई है, वो है तुम्हारे एएस। बट तुम्हें अगर एक चीज़ पता नहीं होगी शायद, ये एएस है ना इंटर तक लगते हैं, फाइनल में जाके ये क्या बोलते हैं पता है? आईसीआई। तुम सब भूल जाओ जो आज तक सीखे हो, 11वीं भूल जाओ, 12वीं भूल जाओ, फाउंडेशन भूल जाओ, इंटर भूल जाओ, अब हम तुम्हें पूरा नया अकाउंट सिखाते। जेन्युइनली दिस इज इट। बच्चे पूछते हैं हम पागल है क्या, इंटर तक आए, हम लोगों ने इतना पढ़ा, जान डाल डाल, काफ़ी लोगों को डर भी लगता है अकाउंट से कि हम मैंने इतना अकाउंट्स निकाला और तुम बोल रहे अभी सब भूल जाओ। लेजिट इट इज़ लाइक दैट। इंटर तक का अकाउंट्स तुम्हें सब भूलना है और फाइनल में नया अकाउंट सीखना है। मैम फिर इंटर का क्या करें, मतलब सीखे या नहीं अच्छे से? एक प्रॉब्लम है इसमें, एक इंडेस करके नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए। इंडेस क्या होता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेसिकली जो ग्लोबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग है, जीएफआरएस जिसको बोला जाता है। ग्लोबल मतलब क्या? यूएसए हो गया, यूके हो गया, ये जो सब। पहले क्या होता था पता है क्या? थोड़ी स्टोरी सुनो, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले क्या होता था, इंडिया का अकाउंटिंग सिस्टम है ना हटके ही चलता था। मतलब ये लोग सदियों से कुछ तो भी पुराना अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे थे जो तुम सीख रहे हो अभी। कौन सा? एस वाला। दिस इज एकदम पुराना वाला अकाउंटिंग सिस्टम जो सदियों से फॉलो कर रहे हैं। बट इनको समझा कि जो अपन मल्टीनेशनल कंपनीज खोल रहे हैं, मतलब इंडिया का जो एम है कि अपने कंपनीज यहाँ होने चाहिए, वहाँ होने चाहिए, बाहर भी अपना प्रेजेंस होना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था? उनके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसमें गैप बहुत है। अपन कुछ भलता ही कर रहे और उधर लोग कुछ भलता ही कर रहे। तो कुछ कोई यूएस सिटीजन है, अगर उसको इंडिया में मतलब इंडिया के कंपनी में पैसे लगाने हैं तो वो फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा। अभी अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट इतने अलग तरीके से डिज़ाइन थे ना कि वो जो बाहर का बंदा है उसको समझता ही नहीं था, ये कंपेरेबल ही नहीं था। यार इसको ऐसे क्यों वैल्यू किया, इसको ऐसे क्यों वैल्यू किया। इसके लिए इन लोगों ने क्या सोचा कि अपन एक इंडेस लेके आते, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कौन से लेवल के हैं? ग्लोबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जैसे। बेसिकली इन लोगों ने कुछ नहीं किया हुआ है, जो यूएसए के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसका बेस लेके उसमें माइन्यूट चेंजेस करके इंडिया का वैसे ही बना दिया है। मैं इसे बोलूँ कि अभी अपने स्टैंडर्ड्स एटलीस्ट कंपेरेबल हो गए बाकी ग्लोबल के हिसाब से, क्योंकि यूएसए इज कंपेरेटिवली ग्लोबली कंपेरेबल। तो इन्होंने क्या किया, यूएस के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना उसका ही बेस ले लिया
और इंडिया को थोड़े बहुत जो चेंजेस करने थे वो करके अभी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर दिए। हर एक जन इंडेस फॉलो करता है क्या? नहीं। इंडेस बड़े बड़े कंपनीज ही फॉलो करते हैं। उन्होंने टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया दिया हुआ है। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के ऊपर के जो टर्नओवर वाले कंपनीज है उनको ही ये फॉलो करना है। तो मुझे बोलो एस सीख के फायदा क्या? क्यों सीख रहे हैं अपन ये सब? अगर लगाना आगे जाके इंडेस ही है तो मैं से बोलूँ अभी भी छोटे लोग हैं ना, कल जाके तुम इंडिविजुअल का काम करोगे, कल जाके तुम कोई पार्टनरशिप फर्म का काम करोगे, कल जाके तुम छोटी छोटी कंपनी मतलब 1000 करोड़ के नीचे इज ऑल्सो ह्यूज उनका काम करोगे तो तुम्हें दोनों आना चाहिए। तुम्हें एएस भी आना चाहिए और तुम्हें इंडेस भी आना चाहिए। तुम लोगों ने अगर बड़े स्केल पे काम किया तो तुम्हें काम में क्या आने वाला है? इंडेस। और तुम लोगों ने अगर कंपैरेटिवली छोटे स्केल पे काम किया तो तुम्हें काम में क्या आने वाला है? एस। तो ये क्या करते हैं, तुम्हें इंटर तक एस सिखाते, फिर फाइनल में बोलते तुम सब भूल जाओ, पूरा अलग है। मतलब मैं तुम्हें बोलती हूँ तुम्हारा अकाउंटिंग का फंडामेंटली हिल जाएगा पूरा की पूरा। तुम लोग क्या करते हो, इंटरेस्ट को डेबिट कर देते हो अभी पीएनएल में, उन्होंने बोला ही वो गलत है। वो क्या करना है, वो तुम्हें प्रेजेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है तुम्हें थोड़ा बहुत, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फिर एक लेके वो पीएनएल में डालो। इट इज़ वेरी डिफरेंट। मतलब तुम्हारा अकाउंट्स मोर ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंट्स का मिक्सचर हो जाएगा। सो मैं तुम्हें वही बोल रही हूँ कि अकाउंट्स ये चीज़ जो है ये फाइनल का बहुत डिफरेंट है, बट उसके लिए तुम्हें बेस एस का बनाना पड़ेगा यहाँ पे। सो इतना ध्यान में रखना कि ये जो इंडेस आया हुआ है ना इसमें तुम्हें इक्विटी स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अच्छा, इक्विटी स्टेटमेंट मतलब क्या? चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी का मीनिंग मैंने अभी बोला। इक्विटी में क्या क्या आता है? बैठ जाएगी वो, तुम ध्यान मत दो, मेरे पास ध्यान दो। यस, इक्विटी में पहला क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल। और दूसरा क्या आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये पॉसिबल है क्या कि ड्यूरिंग द ईयर इक्विटी शेयर कैपिटल बदलेगा? हाँ या ना? पॉसिबल है? मुझे बोलो, जब तुम बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल दिखता है? हाँ या ना? कब का दिखता है? मैं बोलूँ 31 मार्च का दिखता है, लास्ट डे का दिखता है। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखते हैं? दिखते हैं। कब के दिखते हैं? 31 मार्च के दिखते। बट मैं ऐसे बोलूँ कि यार शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि तुम लोगों ने ओपनिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ से चालू किया, ओपनिंग में तो इतना पैसा था, अगर क्लोजिंग में तुम इतना ही पैसा दिखा रहे हो तो बीच में का गया किधर पैसा? मतलब जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में तुम करते हो कि इतना कैश आया, इतना कैश गया, वैसे ही इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का लिखने की जरूरत है क्या? हाँ है, क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन सा पैसा आता है जनरली? मैं ऐसे बोलूँ, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है या जो तुम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है, बेसिकली तुम्हारा मोर ऑफ प्रॉफिट का ही पैसा वहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके बारे में तुम्हारे शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए क्या? यस, पता होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने बोला एक स्टेटमेंट बना, और ये स्टेटमेंट में अपन क्या करेंगे? चेंजेस इन इक्विटी लिखेंगे। चेंजेस मतलब क्या? जनरल रिजर्व में इतना पैसा डाला, फिर जनरल रिजर्व में से इतना पैसा निकाल दिया, फिर मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल में मैंने इतने शेयर्स इशू किए, बायबैक किए। बायबैक करना पता है तुम्हें? शेयर्स अपन वापस ले, कंपनी वापस ले लेती है, इतने शेयर्स वापस ले लिए। तो ये जो भी चेंजेस होते हैं दो चीज़ों में, पहली चीज़ कौन सी है? इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड दूसरी चीज़ कौन सी है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये कहाँ पे लिखे जाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बट यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल। क्यों? सबको एप्लीकेबल नहीं है? नहीं, सबको एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ जिनको इंडेस लगता है। इंडेस समझ गया तुम्हें? बड़े बड़े लोग जिनको इंडेस लगता है उनको ही ये बनाना है। मुझे बोलो, तुम लोगों ने आज तक बनाया ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? नहीं, क्योंकि तुम किसके हिसाब से कर रहे हो अकाउंटिंग अब तक? एस के हिसाब से। जब तुम इंडेस के हिसाब से करोगे ना तब तुम ये भी स्टेटमेंट बनाना सीख जाओगे। दैट्स इट, तुम्हारा फिनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन यहाँ पे खत्म हुआ। मैंने तुम्हें सबका थोड़ा थोड़ा लॉजिक देने का ट्राई किया हुआ है जो अभी के लेवल के लिए सफिशियंट है। सेक्शन कौन सा है? टू क्लॉज 40, टू क्लॉज 40, 41, 42, 45 चारों हो गए। 40 किसके बारे में? फिनेंशियल स्टेटमेंट। 41 किसके बारे में? फिनेंशियल ईयर। बच्चों को कंफ्यूजन होता है 40, 41 में। देखो फिनेंशियल फिनेंशियल सेम ही है। पहले एस स्टेटमेंट का एस आता है या ईयर का वाई आता है? एस आता है। तो पहले है फिनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन, दूसरा है टू क्लॉज 42 फॉरेन कंपनी, टू क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी। ओके, फिनेंशियल स्टेटमेंट आहा इंक्लूड्स या मीन्स क्या है? इंक्लूड्स है या मीन्स है? इंक्लूड्स है। मतलब कौन सा डेफिनेशन है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन है। बेसिकली इसके आजू बाजू की कुछ चीज़ें आती है इसमें, अभी के लिए तुम्हें वो चीज़ें पता नहीं, तुम 5 ही चीज़ें ध्यान में रखोगे। पहला कौन सा है? बैलेंस शीट कब? आज पूरा बोलो, एज एट ईयर एंड। मतलब बेसिकली फॉर द ईयर एंडेड बनाते हो या एज एट द एंड बनाते हो? एज एट द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर। दूसरा कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बट अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है तो वो क्या बनाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, फिर कोई तो भी स्टेटमेंट बनता है, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये पूरे साल का या एज एट द एंड? फॉर द ईयर एंडेड बनता है।
चौथा है तुम्हारा कौन सा, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो भी इक्विटी में चेंजेस हो रहे हैं वो, बट ये कंपलसरी सबको बनाना या इफ एप्लीकेबल, और इफ एप्लीकेबल मतलब किसको एप्लीकेबल रहेगा, सिर्फ जो किसके हिसाब से बना रहे हैं, इंडेस के हिसाब से बना रहे हैं। और पांचवा है एक्सप्लेनेटरी नोट्स एनेक्स्ड देयर टू, एनेक्स्ड मतलब क्या, अटैच, इसके साथ जो भी एक्सप्लेनेटरी नोट्स अटैच रहेंगे ये भी किसका पार्ट रहेगा, तुम्हारा फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट रहेगा। ओके, एक बार तुम्हारे एंड से गो थ्रू करो, फिर से एक बार जोर से बोलेंगे, फिर ये डेफिनेशन को लिख लेंगे। एक बार तुम फटाफट गो थ्रू करो, तो फिर बिना देखे बोलना है अपन को। शायद चौथा और पांचवा तुम्हें एक बार ढंग से रीड करना पड़ेगा, बाकी तीन तो इजी है। डन, चलो सेक्शन बोलो तो। 2 क्लॉज 40 फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या इंक्लूड्स या मीन्स, इंक्लूड्स कितनी चीज़ें है, 5 चीज़ें। सबसे पहला है बैलेंस शीट, क्या आगे, एज एट द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर, हर एक बंदा बोलेगा, जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक दिमाग में जाएगा नहीं। दूसरा कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑफ फिनेंशियल ईयर, बट अगर ये एनपीओ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये क्या आगे क्या, इफ एप्लीकेबल, और एप्लीकेबल सिर्फ किसको है, जो इंडेक्स के हिसाब से बनाते हैं। और पांचवा स्टोर एनेक्स देयर टू, या एनेक्स्ड नहीं ध्यान में रह रहा है वर्ड तो अटैच्ड देयर टू भी लिख सकते हो। इतने 5 चीज़ें ध्यान में रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। मतलब मैं तुम्हें बोलती हूँ कि कोई डेफिनेशन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट 200% पूछा जा सकता है डायरेक्टली। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं चैप्टर नंबर 1 से, क्योंकि ये जो डेफिनेशंस है ना ये आगे वापस किधर ना किधर कवर्ड है, तो ये बहुत बेसिक पार्ट हो गया नेक्स्ट चैप्टर्स का। बट अभी तक ऐसे हुआ है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट का काफ़ी बार डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा गया है। एक मिनट, बट इन लोगों ने ना ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गया अपना, इन लोगों ने और कुछ किया हुआ है आगे। इन्होंने बोला कुछ लोगों को, अभी कुछ लोग क्या है पहले बता देती हूँ। एक है स्मॉल कंपनी, सेक्शन बोलो तो 2 क्लॉज, अच्छा। एक है ओपीसी, सेक्शन बोलो तो। एक है डॉर्मेंट कंपनी, सेक्शन 455। एक है प्राइवेट कंपनी, ओके चलो बेस्ट, इतने तो सेक्शन याद हो गए। ये 4 लोगों को, एक है स्मॉल कंपनी, एक है ओपीसी, एक है डॉर्मेंट कंपनी, एक है प्राइवेट कंपनी। बट ये पूरी सिर्फ प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहे, ये है प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ स्टार्टअप। स्टार्टअप कौन सा है, अभी फॉर एग्जांपल अपने सार्थक सर ने आज पानीपुरी का गाड़ा लगा दिया, उसके हिसाब से उसके लिए स्टार्टअप है। ये स्टार्टअप है क्या, क्यों नहीं उसके, अच्छा तो मतलब स्टार्टअप मतलब ऐसी चीज़ का जो एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर तुम लोगों ने शार्क टैंक में देखा होगा तो काफ़ी बार ऐसे लोग आते कि वो बिजनेस कर रहे हैं बहुत लोग। फॉर एग्जांपल शूज़ का कोई बिजनेस लेके आ गए, या बीच में वो अगरबत्ती और कोई तो भी पूजा का सामान का बिजनेस लेके आ गए थे। इनोवेटिव, अच्छा ये कौन डिसाइड करेगा वर्ड, सार्थक के हिसाब से पानीपुरी एकदम इनोवेटिव है, बोलो उसके हिसाब से एकदम नया बिजनेस है, उसके जैसे पानीपुरी किधर नहीं मिलती। अभी ये स्टार्टअप है क्या, बोलो बोलो बोलो, कौन बोलेगा ये स्टार्टअप, किसके हाथ में स्टार्टअप है या नहीं बताना, उसके हाथ में या लोगों के हाथ में या किसके हाथ में, लोगों के हाथ में, उसके, फिर तो विषय ही खत्म हो गया। उसके हाथ में हर एक बोलेगा मैं हम भी स्टार्टअप कर रहे भाई। यस बोलो किसके हाथ में, एक अथॉरिटी है जो स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करवाती है। 2 मिनट ध्यान दो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, बड़ा नाम है काफ़ी, मेरे को भी एग्जैक्ट नाम नहीं बताते आएगा। स्टार्टअप के लिए ना एक जगह पे अप्लाई करना पड़ता है, स्टार्टअप देखो ये वेबसाइट है इनकी, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम्स। ये वेबसाइट पे जाके, एक सेकेंड,
यस, देखो ऊपर दिख रहा है क्या, ये एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे विजिबल नहीं था, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये एक इन्होंने ना एक जैसे मिनिस्ट्री बनाते हैं ना अपन, वैसे मिनिस्ट्री बनाया हुआ है। इसको अप्लाई करके देखो, प्रोग्राम्स होस्टेड टिल दे ट्राइब प्रोग्राम्स वगैरह 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 ऐसे ऐसे है। यहाँ पे ना उनका नाम होना चाहिए यार, बड़ा नाम है काफ़ी। ना 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 ना, वो नाम है ना, मैं तुम्हें कल बताती हूँ, काफ़ी बड़ा नाम है वो, मिल क्यों नहीं रहा है मेरे को। कुछ भी पूरा प्रॉपर अथॉरिटी का नाम है, जो जिसके जिसके पास जाके ना तुम्हें एप्लीकेशन करना पड़ता है। गिव मी अ मिनट, मिलेगा मेरे को। मेरे को अभी नहीं मिल रहा है वो, बट एक अथॉरिटी है, मैं तुम्हें वो कल देख के बोलती हूँ क्या नाम है वो अथॉरिटी का। बेसिकली कमिटी बैठी हुई है, ऐसे नहीं होता है। ये स्टार्टअप इंडिया आया कब था, ईयर याद है तुम्हें? अराउंड 2016 के अराउंड आया गया था। जब से उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, और वो नोटिफिकेशन कल लेके आती हूँ मैं, वो नोटिफिकेशन दिखाती हूँ तुम्हें। वो अथॉरिटी को अप्लाई करना पड़ता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल सार्थक बोल रहा है कि हाँ पूरा पूरा क्या है बोल तो। हाँ वही वही जो अपन ने पढ़ा वही है, फिर पूरा डिपार्टमेंट, उसकी भी एक कमेटी है शायद कोई, जिसका नाम है, जिसपे तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है। हाँ बस बस ध्यान इधर दो, जिसपे तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है। और अगर सार्थक अप्लाई करता है कि उसका पानी पूरी का जो भी गाड़ा है और उसके हिसाब से वो स्टार्टअप है, तो वो उसके एंड पे नहीं रहेगा, वो कमेटी उसको असेस करेगी। और स्टेटस कहाँ से मिलने वाला है उसको? डायरेक्टली गवर्नमेंट से स्टेटस मिलने वाला स्टार्टअप है, क्योंकि स्टार्टअप का स्टेटस मैटर करता है क्या? ये स्टार्टअप है या नहीं, इससे इसको फ़र्क पड़ेगा। अगर ये स्टार्टअप बन गया ना, इसको बहुत बेनिफिट्स दिए हुए इंडियन गवर्नमेंट ने। जैसे टैक्स में बेनिफिट दिया हुआ है, काफ़ी जगह पे इसको टैक्स में एग्जम्पशन मिला हुआ है कि तू इतने साल के लिए टैक्स नहीं भरेगा या कम टैक्स भरेगा तो भी चलेगा। तो जब स्टार्टअप होता है, या फिर इनको अलग अलग इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, अलग अलग सब्सिडीज दी जाती है, तो इसमें क्या होता है, लोग ट्राई करते हैं कि स्टार्टअप का स्टेटस मिले। ये स्टार्टअप का स्टेटस इसके एंड पे नहीं है या लोगों के एंड पे नहीं है कि हमें कितना इनोवेटिव लगता है, वो कमिटी ने बोलना चाहिए कि भाई तू स्टार्टअप है। तो इन्होंने ना 4 लोगों को कुछ स्पेसिफिक बातें बोली हुई है। 4 कौन कौन से नाम देखे अपन ने? पहला था स्मॉल कंपनी, दूसरा था ओपीसी, तीसरा था डोरमेंट कंपनी, और चौथा था प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ स्टार्टअप। अभी स्टार्टअप कौन बोलेगा? उनसे अगर स्टार्टअप का स्टेटस मिला हुआ है गवर्नमेंट से तो तुम स्टार्टअप रहोगे। इनको एक चीज़ में ऑप्शन मिला हुआ है, क्या चीज़ में? प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में। बेसिकली ये 4 लोगों के लिए क्या बनाना मैंडेटरी नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कुछ लॉजिक है इसके पीछे। ये सब लोग है ना जनरली छोटे छोटे लोग हैं। एक तो स्मॉल कंपनी, उसका डेफिनेशन के हिसाब से ही वो छोटी बन जाती है। ओपीसी में लोग कितने एज सच, मैं बोलूँ एक ही बंदा है तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। एक ही मेंबर है, मतलब उसने ही पैसा लगाया हुआ है, बाकी लोगों ने पैसा नहीं लगाया, तो जनरली छोटी ही कंपनी होगी। तीसरी डोरमेंट कंपनी, भाई ये तो कुछ कर भी नहीं रही है। और चौथी है प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ स्टार्टअप। स्टार्टअप है मतलब मैं ऐसे बोलूँ जनरली स्टार्टिंग फेज में ये कंपनी कुछ नया ट्राई कर रही, कुछ इनोवेटिव ट्राई कर रही है। तो ये चारों को बोल दिया कि तुझे बाकी सब तो बनाना पड़ेगा, बट क्या नहीं बनाया तो चलेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया तो चलेगा। बट अपने सार्थक का स्टार्टअप है, इसको बहुत काड़ी है, इसको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो बना पाएगा क्या? हाँ या ना? इसको बनाना है, हाँ या ना? हाँ ऑप्शन है, तेरी भलाई के लिए बोल रहे मत बना, बट अगर तेरे को काटी तो बना, हमें कोई टेंशन नहीं है। बट इसने नहीं बनाया तो चलेगा क्या? चल जाएगा। अभी मुझे बोलो फिनेंशियल स्टेट मैम बनाना कंपलसरी किधर लिखा हुआ है? तो अपन 9 चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें लिखा है कि अगर तुम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया नहीं और तुम लोगों ने बाजू वाले आंटी को दिया नहीं, बाजू वाली आंटी मतलब कौन, आरओसी को सबमिट नहीं किया, तो तुम पे पेनल्टी लगती है। मुझे बोलो सार्थक था, इसके प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ स्टार्टअप है, इसने P&L बनाया, बैलेंस शीट बनाया, इसने नोट्स एनेक्स वो नोट्स वगैरह जो भी है वो सब बना लिया, बस कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया, इस पर पेनल्टी लगेगी क्या? नहीं।
क्योंकि इसको ऑलरेडी ऑप्शनल था, इसने कुछ भी नहीं बनाया, जैसे ना P&L बैलेंस शीट, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इस पे पेनल्टी लगेगी क्या? हाँ, क्वेश्चन आता है ये जो अपन आज सॉल्व करेंगे कि एक फॉर एग्जांपल स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है जो स्टार्टअप है, उसने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं बनाए, बोलो वायलेशन हुआ है या नहीं? बच्चे बोलते नहीं, बच्चे धनाधन लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कि प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेकिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर या गलत? फिनेंशियल स्टेटमेंट से एग्जाम्प्टेड या सिर्फ CFS से एग्जाम्प्टेड है? सिर्फ CFS से। भाई तुझे बस कैश फ्लो स्टेटमेंट की छूट दी हुई है, तुझे तो बाकी P&L बैलेंस शीट ये सब चीज़ें बनाना ही है। कौन से 4 लोग हैं जिनको ऑप्शन दिया हुआ है? पहला स्मॉल कंपनी, दूसरा OPC, तीसरा डोरमेंट कंपनी, चौथा प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ स्टार्टअप। बट आगे मैं पूछती हूँ, ये बंदा अति होशियार, इसको लोगों से पैसा उठाना था तो इससे प्राइवेट कंपनी ने पब्लिक कंपनी फॉर्म की, पर स्टार्टअप ही है, इसको एग्जाम्पशन है क्या? नहीं, स्पेसिफिक है यहाँ पे प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप। पब्लिक, भाई तू अगर पब्लिक बन गया तो मैं ऐसे बोलूँ बड़ा बंदा बन गया, फिर स्टार्टअप क्या और बाकी क्या, पब्लिक जैसी ही बन जाती है कोई भी पब्लिक कंपनी, भले ही वो स्टार्टअप रही, फिर भी तुम्हें उसको CFS का एग्जाम्पशन देना है क्या? नहीं देना है। अभी सुनने के लिए ये बेटर लगता है, बट जब पेपर में जाते हैं अपन और जब अपने लॉ के दिमाग, अभी तुम्हारे फाउंडेशन में भी तुम्हें ध्यान में आया होगा कि इतनी चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन आया था तो कोई लोगों का 50% मतलब वो सब्सिडरी का मिक्स हो गया डेफिनेशन, किसी को 51% याद नहीं आया, तो जब अपन लॉ में जाते हैं ना बहुत डेटा होता है तो इधर का उधर मिक्स हो जाता है, तो बहुत पेपर में स्टार्टअप देख के बच्चे एक्साइट हो जाते हैं, अरे ये तो मेरे को पता है, ये तो पक्का एग्जाम्शन में। एग्जाम्शन में स्टार्टअप नहीं है, कौन सा स्टार्टअप है? स्पेसिफिकली प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप। एक बार क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि जिसमें पब्लिक कंपनी थी और स्टार्टअप थी, इसको एग्जाम करना है क्या तुम्हें? कैश फ्लो स्टेटमेंट से इसको एग्जाम नहीं करना है। ओके, 4 लोग हैं, दैट इज तुम्हारी स्मॉल कंपनी, OPC डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप। इनके लिए क्या ऑप्शनल किया हुआ है? सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट को ऑप्शनल किया हुआ है, बाकी सब वैसे की वैसे ही बनाना है क्या? यस, बाकी का सब वैसे की वैसे ही बनाना है। डन। अभी तुम लोग नोटबुक खोलोगे, अपन फिनेंशियल स्टेटमेंट का साथ में लिखेंगे। यस, 4 मार्क करो, 2 हेडिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 40, सेक्शन 2 क्लॉज 40। टू क्लॉज 40, यस लिखो। फिनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स इंक्लूड्स, हाँ चलो लिखो दो, फिनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, यस। पहला क्या लिखोगे बताओ मेरे को? बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर। ट्राई करो कि तुम ऊपर देखो ही मत, रिकलेक्ट करने का थोड़ा ट्राई करो। बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर। सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आगे क्या लिखा है? फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तीसरे पे जाए या इसके ब्रैकेट में कुछ लिखना है? इसके ब्रैकेट में कुछ लिखना है, यस इसके ब्रैकेट में लिखो, आराम से लिखो, थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ शायद मैं। आगे क्या यहाँ तक? यस, इसके ब्रैकेट में लिखो, इन केस ऑफ कंपनी, in case of company carrying out activity not for profit, carrying out activity not for profit, डैश करके लिखो। उसके लिए कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं अपन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यस। थर्ड कौन सा स्टेटमेंट है अभी? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे क्या लिखे? फॉर द ईयर एंडेड,
for the year ended. Fourth है statement of changes in equity. Statement of changes in equity. वो जो इक्विटी है ना, किधर तो भी ऊपर, जिधर भी जगह ऊपर मतलब वो तुम्हारे मार्जिन के बाहर ऊपर लिखो इक्विटी इज इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. खुद के लिए लिख के रखो. इक्विटी इज इक्वल्स टू, पेपर में नहीं लिखने की जरूरत, ये खुद के लिए. इक्विटी इज इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. ओके यस. आ जाओ अभी वापस वो स्टेटमेंट में. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ब्रैकेट ओपन करो, इफ एप्लीकेबल, ब्रैकेट कंप्लीट, इफ एप्लीकेबल. वापस एक ब्रैकेट ओपन होगी नेक्स्ट लाइन पे. एप्लीकेबल किसको है रे? ओनली टू इंड एस कंपनीज. एप्लीकेबल ओनली टू इंड एस कंपनीज. इंड एस का फुल फॉर्म इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. यस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ब्रैकेट कंप्लीट, डन है ना? या कुछ बचा है? एक बचा है. एक्सप्लेनेटरी नोट्स, explanatory notes annexed there too. annexed का spelling बताओ. ANNEXED. annexed there too. annexed का मतलब है attached. annexed there too. डन. अभी एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो. एक काम करना, 1 2 3 4 डायरेक्टली नीचे है ना, मतलब एक लाइन छोड़ के डायरेक्टली ऐसे चार्ट ही ड्रॉ कर लो जिसमें 4 एरोस कर दो. 4 एरोस कर लो ऐसे. अपन उसमें वो चारों कंपनीज के नाम लिख लेंगे. इसके नीचे एक लाइन छोड़ के डायरेक्टली 4 एरोस बनाओ. 1 2 3 4 दूर दूर ही बनाना. इक्विडिस्टेंट 4 एरोस बनाओ. डायरेक्टली पेन से बनाए तो भी चलेगा, मतलब थोड़े दिन तुम फॉलो करोगे वो स्केल पेंसिल, फिर तुम भी आ जाओगे डायरेक्टली पेन पे, तो चलेगा. डायरेक्टली पेन से भी बनाए तो भी. यस, पहला बोलो. पहला कौन सा है? स्मॉल कंपनी. लिखो पहले एरो में स्मॉल कंपनी. दूसरा कौन सा है? ओपीसी. दूसरे एरो में लिखो ओपीसी. तीसरा कौन सा है? डॉर्मेंट कंपनी. डॉर्मेंट कंपनी. और लास्ट स्टार्टअप लिखो सिर्फ. प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप. प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप. यही फर्क है. देखो, अगर तुम फाउंडेशन में रहते ना, तुम 4 चीजें लर्न करते, ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट, स्टार्टअप. यही फर्क है. ये जो कंप्लीट लर्न किया जाता है इंटर में, और ये कंप्लीट लर्न नहीं किया ना, तो पेपर में जो लगती है फिर वो अलग लेवल की होती है. पेपर के बाद लगता है पेपर तो 1 नंबर था और फिर मार्क्स आते बलते ही. बिकॉज बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे इंस्टीट्यूट पकड़ती है यहाँ पे. मतलब इवन जो नवंबर 23 का पेपर था ना, उस पर उन्होंने किधर, मतलब पेपर के बाद काफ़ी लोग खुश थे कि आप क्या पेपर था, क्या पेपर था, क्या पेपर था. बट उन्होंने किधर खेला था पता है? ऊपर नाम में ही डाल दिया था. मतलब नाम ही ऐसे था कि इन जनरल प्रोविजन अलग है, बट अगर वो प्राइवेट कंपनी तुम्हारे ध्यान में आ गया या वो स्मॉल कंपनी तुम्हारे ध्यान में आ गया ना, तो डायरेक्ट उल्टा आंसर आ रहा है. काफ़ी लोगों ने नाम पढ़ा ही नहीं, काफ़ी लोग इन जनरल प्रोविजन लिख के आ गए. फिर बहुत बार क्या होता है, बच्चे पेपर डिस्कशन को आते हैं, मतलब बीवाई के से डायरेक्ट इधर आते हैं कि मैम इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है. फिर हमें भी बच्चे आने के बाद हाँ हाँ करना पड़ता है. हाँ तूने बराबर लिखा है, हाँ तूने बराबर लिखा है. बिकॉज वी नो कि अगर इसको अभी समझ गया कि इसने इधर झोल किया हुआ है तो आएगी सब पेपर खराब जाएंगे. तो इतना ध्यान में रखो. लॉ कभी भी, स्पेसिफिकली लॉ ऑफ एंटर कंप्लीट पढ़ो. पढ़ना है ना, फिर शिद्दत से कंप्लीट पढ़ो. मतलब तुम फाउंडेशन जैसे लर्निंग नहीं कर सकते सिर्फ स्टार्टअप, क्योंकि इंस्टीट्यूट स्टार्टअप पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा. इंस्टीट्यूट मारने किधर वाला है? तुम्हारे प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी विच इज स्टार्टअप में. सो इंस्टीट्यूट ऑल्सो नोज. प्लस 30 मार्क के एमसीक्यू आते हैं ना, तो उधर तो प्रॉपर इंस्टीट्यूट खींचता है. फिर इंस्टीट्यूट नोज. अरे क्योंकि इंस्टीट्यूट इतने सालों से ले रहा है. अगर तुम्हें पता होगा ना चेकिंग पैटर्न कैसे होता है, तो अपन को जो सजेस्टेड आता है और चेकर्स को जो सजेस्टेड जाता है ना, इसमें फ़र्क है.
तुम्हें तुम्हें अगर लगता होगा कि चेकर को जो सजेस्टेड जाता है वही अपने इस पे प्रिंट होता है, बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स के लिए अलग सजेस्टेड बनता है जो BOS पे प्रिंट आता है, और चेकर्स का अलग सजेस्टेड होता है। चेकर के सजेस्टेड में लिखा स्टेप वाइज लिखा होता है कि इसने ये लिखा है इसको आधा मार्क दो, इसने ये नहीं लिखा है बट ये भी लिख दिया तो भी चल जाएगा। इट इज़ वेरी वाइड सजेस्टेड। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, उन्होंने स्पेसिफिक चीज़ें लिखी होती है कि बच्चे ने अगर ये नहीं लिखा है तो उसको मार्क्स नहीं देने हैं, बच्चे ने अगर ये लिखा, ये पर्टिकुलर वर्ड रहेगा तो ही मार्क्स मिलेंगे। ये जो नवंबर 23 का अटेम्प्ट हुआ उसमें इतने बच्चे फेल होने का रीज़न वही था, क्योंकि इस बार उन्होंने बहुत पकड़ा, बच्चों को इतना गंदा पकड़ा था ना, तुम लोगों ने अगर ये वर्ड नहीं लिखा है तो हम डायरेक्टली तुम्हें 0 मार्क्स देने वाले हैं। इसके लिए इंटर में दे आर वेरी स्ट्रिक्ट कि हमें ये चीज़ें चाहिए ही, अगर तुम लोगों ने ये चीज़ें लिखी है तो ही मार्क्स मिलेगा, नहीं तो सामने वाले को दया भी नहीं आती है तुम्हें 0 देते वक्त। मैम इतना बड़ा आंसर लिखा है, मैम मैंने इतना तो लिखा है, आधा तो दे दो, एक तो दे दो, नहीं मिलता है मार्क्स। तो इतना ध्यान में रखो कि अपन जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो वही हिसाब से करने वाले हैं। और तुम्हारा जो इंटर का स्पेसिफिक ये होता है ना, उनको वही फॉर्मेट में चाहिए। आई डोंट नो फाउंडेशन में तुम लोगों ने कैसे फॉर्मेट में आंसर लिखे हैं। फाउंडेशन में बहुत बार तुम ऐसे पैरा पैरा लिखते हो या फिर 1 2 3 4 लिखते हो, कुछ फॉर्मेट नहीं, ऐसे ही लिखना चालू कर दिया ना, फिर भी थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाते हैं। इंटर में डायरेक्ट 0 मिलेगा। इंटर में दे हैव देयर फॉर्मेट, वो फॉर्मेट के हिसाब से नहीं लिखा है तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। इंटर का लॉ वेरी स्ट्रिक्ट, इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि ऐसे नहीं तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। फाउंडेशन में क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो तुम लोगों ने आंसर भी लिख दिया तो भी बहुत बड़ी बात है, ऐसे उनका बोलना है। बट इंटर एंड फाइनल में स्पेसिफिकली उनको पर्टिकुलर चीज़ फॉर्मेट में ही चीज़ें लगती है, तो वो स्टार्टिंग से आदत डालो। मैंने बोला ना कि पीछे के बैच में एक के पेरेंट पेपर चेक करते, तो वो जब मिलने आए थे उनका वही बोलना था कि हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, इतने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि अगर हम लोग सामने वाले को मार्क्स देते तो हमें हमारे अगेंस्ट एक्शन ली जाती है कि नेक्स्ट टाइम से आपको पेपर चेक करने नहीं देंगे। सो वो भी खुद दया नहीं दिखा सकते, उनके पास प्रॉपर सजेस्टेड आता है जिसमें लिखा हुआ होता है ऐसे लिखा है तो मार्क्स नहीं देने हैं, ऐसे लिखे हैं तो ही मार्क्स मिलेंगे। तो तुम लोग जो जब तुम्हारे साइड से लर्निंग कर रहे हो ना, तुम ढंग का ही लर्निंग करो। और मैं तुम्हें वही बोल रही हूँ, मेरे को पता है कि तुम लोग क्या मिस आउट करने वाले हो, तो मैं भी सिखाते वक्त वो चीज़ पे स्ट्रेस देती हूँ कि यार यहाँ पे सिर्फ स्टार्टअप मत ध्यान में रखो, यहाँ पे पूरा ध्यान में रखो प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ स्टार्टअप। सो लर्न करते वक्त इन डिटेल लर्न करना। अपन क्लास में भी वैसे इन डिटेल ही लर्न करते, बट घर पे जाते वक्त भी वैसे ही रिवाइज करना। बहुत बच्चे क्या करते पता है कि क्लास में इन डिटेल लर्न करते, बट घर पे जाते वक्त ना फिर सिर्फ स्टार्टअप ध्यान में रखेंगे, तो तुम्हारे ध्यान में भी सिर्फ स्टार्टअप रहेगा। करते वक्त पूरा प्रॉपर लर्निंग करो। ओके यस, फोर्थ लिख दिया क्या अपन ने, प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ स्टार्टअप। यस, फोर्थ है प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ स्टार्टअप। अभी इतना लिखने के बाद तुम क्या करोगे, तुम लोगों ने यहाँ पे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, ये चारों को एक करली ब्रैकेट देके एक पॉइंट पे लाओ, ये चारों को एक करली ब्रैकेट देके एक पॉइंट पे लाओ। डन। यस, इसके नीचे लिखो these companies have option for preparation of, these companies have option for preparation of financial statements, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए ऑप्शन है, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर देना और ऑप्शन को अंडरलाइन कर देना, कैश फ्लो स्टेटमेंट को और ऑप्शन को अंडरलाइन कर देना। डन 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 डन। यस, द लास्ट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर, फिर चैप्टर ही खत्म हो गया। की मैनेजरियल पर्सनल सुना है, KMP आया था क्या किधर तुम्हें या नहीं, कभी आज सुना होगा किधर इनफॉर्मली वगैरह। व्हाट इज KMP, फुल फॉर्म बता देती हूँ, कि मैनेजरियल पर्सन। की का मतलब क्या, चाबी। ओहो, क्या वैल्यू एडिशन किया तुम लोगों ने। यस, की का मतलब क्या, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, बेसिकली चाबी। चाबी का मतलब एकदम बेसिक से अगर अपन गए तो बेसिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर कंपनी। की मैनेजरियल मतलब क्या, मैनेजमेंट के लिए जो की है, की है मतलब क्या, जिसके भरोसे काम होने वाला है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी कंपनी में की मैनेजरियल पर्सन कौन होगा,
क्या लगता है तुम्हें, एम्प्लॉयज़ रहेंगे? नहीं। मैं इसे बोलूँ वो आए जाए इतना आज सच फर्क नहीं पड़ता है, तो हाई लेवल लोग रहेंगे कि फॉर एग्जांपल जिसने कंपनी फॉर्म की है या कंपनी को जो मैनेज कर रहा है। अभी ये डिफिकल्ट है ना यार, मेरे कंपनी के लिए शायद मेरा कोई एम्प्लॉय भी की मैनेजरियल हो सकता है या मेरे कंपनी का चेयरपर्सन हो सकता है, तो उन्होंने बोला तुम्हारा छोड़ो, हम लोग एक लोगों की लिस्ट दे देते हैं, वो किसी भी कंपनी के केएमपी रहेंगे। अभी केएमपी होने ना होने से फ़र्क क्या पड़ता है, केएमपी के लिए कुछ प्रोविजंस अलग है। जैसे अपन आगे जाएंगे, केएमपी को कुछ सबमिशन करना पड़ता है, केएमपी पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ झोलझाल किधर मिला तो जनरली केएमपी को पकड़ा जाता है। तो केएमपी होने ना होने से फ़र्क पड़ेगा क्या? यस। सो जो केएमपी है उसका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल काम है, क्योंकि अगर किधर झोल झाल मिला तो जनरली किसको पहले पकड़ा जाता है? केएमपी को पहले पकड़ा जाता है। केएमपी में क्या क्या आता है? अभी इंक्लूड्स दिया है या मीन्स दिया है? मतलब इतने ही लोग या थोड़े और भी लोग आ जाएंगे? इतने ही लोग, बाकी दिमाग ही नहीं लगाना है, इतने ही लोग आने वाले हैं। अभी इतने लोग कौन कौन है? एक ही सीईओ, सीईओ का फुल फॉर्म पता है तुम्हें? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक ही अच्छा, एक एक का मीनिंग देखते हैं। सीईओ का काम क्या होता है? क्या? कंपनी चलाना। ये तो आंसर देना ही मत, सभी लोग कंपनी चला रहे। सीईओ का काम क्या होता है? ऑपरेशंस जो होते हैं, ऑपरेशंस मतलब क्या? मेन बिजनेस, इसमें दिमाग डालना। फिर बाकी लोग भी बिजनेस में दिमाग डाल रहे हैं, बट इसका मेन वर्टिकली वे, ये पैसों वगैरह में नहीं देखेगा, जो एग्जीक्यूशन होता है ना, कि यहाँ पे सेल्स का ये है, यहाँ पे परचेसेस का ये है, तो मेन बिजनेस में दिमाग डालने का हेड का काम होता है तुम्हारा सीईओ का। बेसिकली ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, ये ऑपरेशन से रिलेटेड है। दूसरा है चीफ फिनेंशियल ऑफिसर। फिनेंशियल मतलब क्या? मैं तुम्हारा पैसा, लोन लेना हो गया, कहाँ पे इन्वेस्ट करना हो गया, कौन सा रॉ मटेरियल कितना कम में मिल सकता है, ये सब चीज़ें देखने, फिनांस की चीज़ें देखने का काम हो गया सीएफओ का। तीसरा है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी क्या काम करता है अपन? हाँ विश्व, लॉ, बेसिकली कंपनी का कंप्लायंस, कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस देखने का काम कौन करेगा? तुम्हारा कंपनी सेक्रेटरी। उस दिन मैंने बोला था इससे पर्सनल सेक्रेटरी होता है जो पर्सन का मैनेजमेंट करता है। मैंने और भी कुछ बोला था जो भूल जाओ, बट मैंने उसके आगे ये बोला था कि कंपनी सेक्रेटरी का जैसे पर्सनल सेक्रेटरी का काम होता है कि वो पर्सन का पूरा मैनेजमेंट करता है, मेरा डेली शेड्यूल हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गई, जैसे कंपनी का जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से लॉ का मैनेजमेंट करता है, दैट इज़ योर कंपनी सेक्रेटरी। ओके, तो ये सीएस हो गया। तीसरा है होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर मतलब क्या? जो फुल टाइम एक ही कंपनी में काम कर रहा है। बहुत डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ये भी कंपनी का देख रहे हैं, ये भी कंपनी का देख रहे हैं, मतलब कोई विप्रो में भी देख रहा है और कोई रिलायंस में भी देख रहा है, तो ये हो गए तुम्हारे पार्ट टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर मतलब क्या? वो डेडिकेटेड टू वन कंपनी ओनली है, भाई पूरा टाइम वो रिलायंस का देखेगा, इसको क्या बोला जाता है? होल टाइम डायरेक्टर। आगे है मैनेजिंग डायरेक्टर। अभी इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, बट ये कंपैरेटिवली ऊपर के पोजीशन, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, तो ये किस में आ जाते हैं? केएमपी में आ जाते हैं। 6 लोग हैं। पहला कौन सा है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दूसरा कौन सा है? सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फिर सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। फिर होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर। ये 6 ही लोग आते हैं सिर्फ केएमपी में, की मैनेजरियल पर्सनल में। ये छोड़ के और भी कोई लोग आएंगे क्या? नहीं। बट इन लोगों ने क्या बोला, 2 मिनट समझो। मेरे को वापस 6 की लिस्ट बता पाओगे क्या तुम लोग? पहला कौन है? दूसरा WTD, दैट इज होल टाइम डायरेक्टर। फिर MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। और मैं ऐसे बोलूँ ये ऑलमोस्ट सब बहुत हाई लेवल के लोग हैं। ओके, कोई सीईओ को तुम केएमपी में गिन रहे हो, इन्होंने क्या बोला? इसके एक लेवल नीचे, हर एक के एक लेवल नीचे। एक लेवल नीचे इन द सेंस क्या? इसके डायरेक्टली नीचे कोई ना कोई काम कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल सीईओ के नीचे अपना चौकसी काम कर रहा है, सीएफओ के नीचे प्रणव काम कर रहा है, सीएस के नीचे साची काम कर रही है, ब्ला 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 ब्ला। ऐसे ये तो लोग है ही, प्लस इनके नीचे एक 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 ये लोग असाइंड है। इन्होंने नीचे क्या बोला है? नीचे की लाइन देखो, सच अदर ऑफिसर not more than 1 level below the directors who is in whole time employment designated as KMP। मतलब ऊपर जो KMP लिखे हुए हैं उसके कितने नीचे के लोग? एक लेवल नीचे के लोग भी क्या माने जाएंगे? KMP माने जाएंगे। मतलब मैं इसे बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल मोदी जी है, मोदी जी तो बड़े इंसान है नो डाउट, बट मोदी जी के एग्जैक्ट नीचे वाला बंदा भी बड़ा है क्या? मैं बोलूँ हाँ वो भी बहुत बड़ा बंदा है, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है यार ये जो ऊपर के लोग हैं ये तो केएमपी है ही, बट इनके एग्जैक्टली नीचे जो काम कर रहे हैं वो भी बड़े लोग हैं, तो इनको भी केएमपी मानना है क्या? यस, इनको भी केएमपी मानना है। बिकॉज क्या होता है पता है क्या? जब कोई झोल होता है तब सिर्फ सीईओ ही नहीं, उसके एग्जैक्टली नीचे वाला बंदा भी इन्वॉल्व रहेगा क्या उसमें? हाँ,
एक्चुअली उधर से ही फ्लो होता है वो झोल। तो जनरली उन्होंने बोला भाई सीईओ तेरे को तो पकड़ेंगे बट तेरे एग्जैक्टली नीचे जो काम कर रहा है ना उसको भी पकड़ेंगे, ताकि मैं बोलूँ कि ये लोग थोड़ा अच्छे से काम करेंगे। तो इनका डेफिनेशन क्या बोलता है, सीईओ आएगा, सीएफओ आएगा, सीएस आएगा, डब्ल्यूटीडी आएगा, एमडी आएगा, मैनेजर आएगा, और इतना ही नहीं तो इनके कितने लेवल नीचे के भी लोग आ जाएंगे, एक लेवल नीचे के भी लोग किस में आ जाएंगे, तुम्हारे केएमपी में आ जाएंगे। तो इतना ही ध्यान में मत रखना, ये नीचे का पार्ट भी ध्यान में रखना, नॉट मोर देन वन लेवल। नॉट मोर देन वन लेवल मतलब कितना लेवल लेना है तुम्हें, एक ही लेवल नीचे के लोग लेने हैं, फिर वो कोई भी रहे। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एक लेवल नीचे का लोग एम्प्लॉई है तो ये भी केएमपी बन जाता है क्या, यस ये भी बंदा केएमपी बन जाता है, बिकॉज वो सीएफओ के नीचे काम कर रहा है। डन 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 डन, इसके साथ हो गया डेफिनेशन खत्म। इसका सेक्शन ध्यान में रखना, सेक्शन 2 क्लॉज 51। यस चलो नोटबुक खोलो और लास्ट डेफिनेशन लिख लो, सेक्शन 2 क्लॉज 51 की मैनेजरियल पर्सनल लिखा जाता है, हाँ स्पेलिंग देख लो, की मैनेजरियल पर्सनल। सेक्शन 2 क्लॉज 51, सेक्शन 2 क्लॉज 51। यस बिना देखे ट्राई करते अपन डेफिनेशन, चलो। की मैनेजरियल पर्सन मीन्स या इंक्लूड्स, means key managerial person means एरोज करे या एक के नीचे एक लिखे, एरोज करो मेरे हिसाब से थोड़ा रिटेंशन बेटर होता है, और किसको बहुत ही प्रॉब्लम है तो एक के नीचे एक अभी के लिए लिख सकते हो। फर्स्ट पूरा लिखना है, सीईओ मत लिखना, पूरा लिखना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यहाँ पे डिस्प्ले ही नहीं कर रही हूँ मैं ताकि तुम याद करो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म लिख लो, ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म लिखो सीईओ। दूसरा कौन है, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, ब्रैकेट में क्या, सीएफओ। यस थर्ड क्या है, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी सीएस। चौथा होल टाइम डायरेक्टर, डब्ल्यूटीडी, इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखे तो भी चलेगा आगे, होल टाइम डायरेक्टर। आगे मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड लास्ट मैनेजर, एंड लास्ट मैनेजर। अभी जिन्होंने इसको चार्ट फॉर्मेट में लिखा है वो सब चीज़ों को एक पॉइंट पे लेके आओ, और जिन्होंने चार्ट फॉर्मेट में नहीं लिखा है वो एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो। यस इतने ही लोग आते हैं या और कोई आता है इसमें, कितने कितने लेवल बिलो जाना है अपन को, 1 लेवल बिलो। यस इसके नीचे लिखो such other officer not more than dash level below, 1 level below, not more than 1 level below KMP, KMP, KMP के ब्रैकेट में लिखो अबाउ पीपल, अबाउ पीपल पेपर में मत लिखना, तुम्हारे लिए लिखवा रही हूँ, KMP के ब्रैकेट में लिख दो अबाउ पीपल, मतलब ये लोग इनके एक लेवल बिलो, अबाउ पीपल, ब्रैकेट कंप्लीट। डन, 2 मिनट का वाटर ब्रेक लो, इसके बाद मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगी, और फिर शायद आज इधर ही रुकना पड़ेगा, आज क्वेश्चन नहीं होंगे, पूरा चैप्टर आज रिवाइज करेंगे। ले लो तुम लोग 2, चलो करें क्या स्टार्ट। अभी तुम लोग बस एक काम करना, मैं जो बोल रही हूँ ना वो रिकलेक्ट करने का ट्राई करो, मतलब नोटबुक्स बंद करके बैठो और देखो तुम्हें कितना याद आ रहा है। मतलब जो लोगों का ऐसे है कि हमें आंखें बंद करके याद करना है तुम वैसे कर सकते हो, बट कंप्लीट ध्यान मेरे इस पे होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी फटाफट बोलने वाली हूँ, तो मिस आउट मत करना। कौन है पीछे, यस तो मैं जो भी बोलूँगी उस पर मिस आउट मत करना, मैं फटाफट सेक्शंस बोलूँगी, मैं फटाफट डेटा रिवाइज कराऊंगी,
तुम इतना ध्यान में रखो कि तुम्हें, अगर तुम घर पर रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हें 90% तो भी आना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे रहेंगे कि जिनको मेरे हिसाब से 90% डेटा ऑलमोस्ट याद आ जाएगा। ओके यस, अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट के रिवीजन से चालू कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी। इसका सेक्शन नंबर 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल के बारे में। शॉर्ट टाइटल क्या है इसका? द कंपनीज एक्ट 2013। मैं बोलूँ? हाँ ओके, तुम बस रिकलेक्ट करो। प्रॉब्लम ये है कि उधर आवाज़ जाएगा और कुछ नहीं। अपन नेक्स्ट चैप्टर से तुम्हें जितना बोलना है तुम उतना बोल सकते हो। ओके यस, सेक्शन नंबर 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल के बारे में, जो बोलता है कि इसका नाम है द कंपनीज एक्ट 2013। फिर आते हैं एक्सटेंट की बारी, जो जोग्राफिकल एक्सटेंट बोलता है होल ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं किया हुआ ड्यू टू जो आर्टिकल 370 पीछे ले लिया गया था। ओके फिर है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट कब होगा? जब पब्लिश किया जाता है ऑफिशियल गैजेट में। तुम्हारे कंपनीज एक्ट की डेट कौन सी है? 1 सितंबर 2013। एप्लीकेबल किसको है? कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट को। कंपनी का सेक्शन है 2 क्लॉज 20, बॉडी कॉर्पोरेट का सेक्शन है 2 क्लॉज 11। बट इसका सिलेक्टिव एप्लीकेबिलिटी है वो घर वाली बाहर वाली वाला जो अपना डिस्कशन हुआ था, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या कोई भी ऐसी कंपनी अदर देन स्पेशल एक्ट में जो फॉर्म हुई है, बट सीजी आगे जाके बता देगा। अभी कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या? 2 क्लॉज 20 कंपनी के बारे में बोलता है। कंपनी मीन्स एनी कंपनी फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। बेसिकली 2013, 1956, 1913 इसमें जो भी कंपनी फॉर्म हुई है उसको कंपनी बोला जाता है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? ये बड़ा भाई है। बड़ा भाई मतलब क्या? अगर कोई कंपनी है तो वो तो ऑटोमेटिकली बॉडी कॉर्पोरेट बनने ही वाली है। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कोई भी कंपनी जो सिर्फ बाहर फॉर्म हुई है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाएगी। बट इट डज नॉट इंक्लूड दो लोग, एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती है, या आगे जाके कोई भी सीजी ने स्पेसिफाई कर दी तो वो भी चीज़ इसमें नहीं आने वाली है। फिर गए थे अपन प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में। इसका सेक्शन है 2 क्लॉज 68। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग, ये एओए में लिखा हुआ है 3 चीज़ें। एक तो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, दूसरा है लिमिट कर रहा है नंबर ऑफ मेंबर्स को 200 पे, तीसरा है प्रोहिबिशन। किस चीज़ का प्रोहिबिशन? तो इनविटेशन फ्रॉम पब्लिक, दैट इज सब्सक्रिप्शन, लोगों से नहीं ले सकते हो। अभी 200 के लिमिट में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं। जॉइंट शेयर होल्डर को एक ही गिनना है और ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट अगर शेयर्स मिले हुए हैं तो उसको एक्सक्लूड करके चलना है। बाद में गए थे अपन पब्लिक कंपनी में। इसका सेक्शन है 2 क्लॉज 71। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी। बट अगर कोई पब्लिक कंपनी है उसकी सब्सिडरी भले ही क्या है? प्राइवेट है, फिर भी वो प्राइवेट कंपनी को तुम्हें क्या मान के चलना है? पब्लिक कंपनी मान के चलना है। इसको प्यार से बोला जाता है डीम्ड पब्लिक कंपनी। ओके फिर अपन गए थे स्मॉल कंपनी पे। स्मॉल कंपनी का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 क्लॉज 85। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन सबसे पहले ही बोल देता है, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। फिर तुम्हें सोचना है पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में एंड टर्नओवर के बारे में। एंड या और, तो यहाँ पे है एंड, दोनों के बारे में सोचना है। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब क्या? विच डज नॉट एक्सीड, कितना है? 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट, बट विच शुड नॉट बी मोर देन, कितना यहाँ पे बोला हुआ है? 10 करोड़ रुपीज। एंड अगर टर्नओवर के बारे में बात करूँ तो विच शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीज। चलो ये तो समझ गया, बट एक्चुअल लिमिट्स क्या है? मतलब जब क्वेश्चन सामने आएगा तब दिमाग में क्या सोचना है? पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक होना चाहिए एंड टर्नओवर कितने करोड़ तक होना चाहिए? 40 करोड़ तक। स्मॉल कंपनी है तो इतने तक रहा तो ही स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। बट 3 लोग कभी भी स्मॉल कंपनी में नहीं आएंगे। पहला कौन सा है? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, दूसरा है सेक्शन 8 कंपनी, तीसरा है स्पेशल एक्ट वाली जो भी कंपनी है उसको भी स्मॉल कंपनी में नहीं लेना है। डन। फिर गए थे अपन आगे होल्डिंग कंपनी में। होल्डिंग कंपनी का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 क्लॉज 46। होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन आज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका डेफिनेशन सब्सिडरी पर डिपेंडेंट है। होल्डिंग कंपनी ये इसके रिलेशन में बताया हुआ है कि जिसकी 1 और मोर सब्सिडरीज है। अभी सब्सिडरी का डेफिनेशन कहाँ पे दिया हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज 87 में। अभी सब्सिडरी कंपनी क्या बोलती है? मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कोई भी एक चीज़ कर रहा है, कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बीओडी। कंपोजिशन का मतलब क्या है? वो बीओडी में कौन आएगा कौन जाएगा, ऑल या फिर मेजॉरिटी ये कंट्रोल करेगा, या फिर और बोला हुआ है ये एक तो कंपोजिशन को कंट्रोल करो या फिर क्या करना तुम लोग? कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर ऑन इट्स ओन और थ्रू इट्स सब्सिडरी। अगर ये हो रहा होगा तो सामने वाली कंपनी को सब्सिडरी माना जाएगा। और लास्ट है तुम्हारा एसोसिएट कंपनी। सेक्शन कौन सा इसका? 2 क्लॉज 6। एसोसिएट कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है।
तुमने उस पर पैसा तो इन्वेस्ट किया बट तुम उसे अपना नहीं बना पाए। अपना नहीं बना पाए मतलब क्या नहीं बना पाए, सब्सिडरी नहीं बना पाए। अभी सब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, एक तो तुम्हारे पास एटलीस्ट कितना वोटिंग पावर होना चाहिए, 20% वोटिंग पावर होना चाहिए, नहीं तो तुम उसके कौन सा डिसीजन को कंट्रोल कर रहे हो, बिजनेस डिसीजन को कंट्रोल कर रहे हो। तुम्हारे एसोसिएट में क्या इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है वो, जॉइंट वेंचर को भी इंक्लूड कर लेता है। फिर अपन आगे गए थे गवर्नमेंट कंपनी में, सेक्शन कौन सा इसका, 2 क्लॉज 45। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट, क्या था यहाँ पे, इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता है, एक तो सीजी, एसजी या पार्टली बाय सीजी एंड पार्टली बाय एसजी, एंड इट इंक्लूड्स क्या, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। मुझे बोलो जब 51% ले रहे हो, इसमें सिर्फ सीजी एसजी लेना है कि तुम्हें गवर्नमेंट कंपनी का भी स्टेक लेना है, ये दोनों अलग अलग है। 51% के लिए सिर्फ अपन सोचते वक्त सीजी एसजी सोचेंगे, और ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरी डेफिनेशन जो है सब्सिडरी की, उसके लिए अपन सिर्फ किसका स्टेक देखने वाले हैं, कोई गवर्नमेंट कंपनी का स्टेक देखने वाले हैं। ओके, इसका केस नंबर 3 किया था, तुम्हें याद होगा, सीजी का 40% है, एसजी का 5% है, ओएनजीसी जो गवर्नमेंट कंपनी थी इसका 40% है, पब्लिक का 15% है। पब्लिक से अपन को कुछ फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसका तो छोड़ो। अपन पहले कंडीशन नंबर 1 चेक करेंगे, सीजी प्लस एसजी मिला के 51% आ रहा है, नहीं, तो इसको बाजू में हटा दो, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर कंडीशन 2 चेक करेंगे, सब्सिडरी है क्या गवर्नमेंट कंपनी की, ना सब्सिडरी भी नहीं है क्योंकि मोर देन हाफ चाहिए था, तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए, तो ये गवर्नमेंट कंपनी बनने वाली है क्या, नहीं, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनेगी। ओके, फिर अपन गए थे फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन पे, सेक्शन कौन सा है फॉरेन कंपनी का, 2 क्लॉज 42। फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और दो चीज़ें होनी चाहिए, हैज़ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एक तो फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, थ्रू एजेंट या ऑन इट्स ओन, एंड इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। सिर्फ प्लेस रह के नहीं चलेगा भाई, बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट भी होनी चाहिए। ये हो गई तुम्हारी फॉरेन कंपनी। इसके बाद अपन गए थे फिनेंशियल ईयर के डेफिनेशन पे, सेक्शन कौन सा है, 2 क्लॉज 41। फिनेंशियल ईयर में स्टार्टिंग का डेट दिया हुआ है क्या, रे नहीं, सिर्फ क्या बोला हुआ है, एंडिंग ऑन, कब एंड होना चाहिए, 31 मार्च। बट अगर तुम्हारे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कौन सी डेट या उसके बाद हुआ है, 1 जनवरी या उसके बाद हुआ है, तो तुम्हारा 31 मार्च कब खत्म होगा, फॉलोइंग ईयर में खत्म हो जाएगा। ओके, ये है तुम्हारा फिनेंशियल ईयर। फिर अपन ने आज देखा फिनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन कौन सा है, 2 क्लॉज 40 सेक्शन है। फिनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स या इंक्लूड्स, मीन्स इंक्लूड्स 5 चीज़ें हैं इसमें। फर्स्ट कौन सा है, बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बट यहाँ पे अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रहा तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थर्ड कोई तो भी स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। चौथा कौन सा है तुम्हारा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, इंडियस कंपनीज के लिए। और पांचवा है एक्सप्लेनेटरी नोट्स एनेक्स देयर टू। बट कोई कोई ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं जो जनरली छोटे हैं या नए फेज में हैं, जिनको बोला कि तुम क्या मत बनाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया तो भी चलेगा। पहला है स्मॉल कंपनी, दूसरा है ओपीसी, तीसरा है डॉर्मेंट कंपनी, चौथा है प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ स्टार्टअप। परफेक्ट। एंड लास्ट सेक्शन अपन ने देखा KMP की मैनेजरियल पर्सनल, सेक्शन कौन सा है, 2 क्लॉज 51। की मैनेजर पर्सन मीन्स पहला CEO, दूसरा CFO, WTD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर। इतने ही लोग नहीं तो इनके कितने लेवल बिलो लोग आएंगे, एक लेवल बिलो बिलो किस में आ जाएंगे, की मैनेजरियल पर्सन में आएंगे। डन 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 डन। तुम्हें 90% तो भी याद आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो इसी मेथड से करने वाले, ऐसे नहीं है कि या स्टार्टिंग का लेक्चर है या फिर हमारा फाउंडेशन में हुआ था इसलिए लर्न हो रहा है। अब इवन अभी तुम सेकंड चैप्टर भी देखोगे जो तुम्हारे लिए कंप्लीट नहीं हुआ है, आई गारंटी यू जिस दिन में तुम्हें पूरा रिवाइज कराओगे ना, तुम्हें इतना रिटेंशन तो कैसे भी होगा। प्लस अगर तुम तुम्हारे साइड से थोड़ा और एक्स्ट्रा में दे रहे हो, मतलब 10-10 मिनट अगर ऐड कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें इतना गारंटी दे सकती हूँ तुम 100% यहाँ से रिटर्न करके जा सकते हो, क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है। तुम ऑब्जर्व करो, ऐसे नहीं कि आते और स्टार्ट कर देते, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेशन होता है। और ऐसे नहीं है कि ये छोटा चैप्टर इसलिए हो रहा है, अभी तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 2 है वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स है, मतलब जो बड़े चैप्टर नंबर 2, 4, 7 ये बड़े चैप्टर्स है। तो सेकंड चैप्टर भी अपन करेंगे ना, तभी तुम्हें ध्यान में आएगा। जब सेकंड चैप्टर खत्म होगा तुम्हारे सब की सब सेक्शंस, मतलब सेक्शन नंबर 3 से चालू होता है वो और सेक्शन नंबर 22 तक जाता है। एवरी सेक्शन वुड बी लर्नड विथ इन डेप्थ, मतलब अंदर क्या है तुम इसका भी आंसर दे सकते हो। आज ये चैप्टर खत्म हो गया है, अपन ने इसका टेस्ट शेड्यूल किया हुआ है फ्राइडे को, कल इसके क्वेश्चन होंगे। मेरे हिसाब से
काफ़ी लर्निंग मेजर क्लास का या ऑलमोस्ट क्लास का हो ही गया है, तो फ्राइडे के साथ सब ठीक है या मेरे को मंडे को रिस्केड्यूल करना है टेस्ट को? फ्राइडे के साथ ठीक है, मतलब वैसे भी 20-25 सबसे छोटी टेस्ट है, इसके बाद 20-25 मार्क की तुम्हारी एक इंटर की टेस्ट नहीं होगी, सो 20-25 मार्क की एक ही टेस्ट है, तो कुछ बहुत बड़ी टेस्ट नहीं है, और आई थिंक आराम से मैनेजेबल है। मतलब मैं अभी भी तुम्हें पेपर देती हूँ तो भी मेरे को लगता है मेजर क्लास अटेम्प्ट कर पाएगा। बस अभी अपन को क्या करना है, राइटिंग पैटर्न, आंसर कैसे लिखना है वो देखना है। इसके लिए अपन कल प्रैक्टिस करेंगे, कल ही सेकेंड चैप्टर चालू होगा। एक्चुअली आज क्वेश्चंस खत्म करने का टारगेट था, बट ठीक है, लेट इट बी, कल खत्म होंगे और कल सेकेंड चैप्टर चालू होगा। अगर कोई एब्सेंट रहना है या आज था तुम्हारे फ्रेंड में तो उनको बोलना कल से एब्सेंट मत रहो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कल से चालू कर रहे हैं। ओके, एंड आज तक तुम लोगों ने रिवाइज किया नहीं किया आई डोंट नो, कल से कंपलसरी रिविजन मेरे को चाहिए। मेरे को पता नहीं, मतलब फर्स्ट चैप्टर में मैंने इतना नहीं पूछा, कल से आई एम गोइंग टू आस्क इंडिविजुअली। मतलब इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता है, फिर मोर ऑफ क्लास एक फैमिली जैसे ही बन जाता है, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं, ये हंसेंगे वो हंसेंगे। जितना इंडिविजुअली मैं आंसर पूछूंगी ना उतनी तुम्हें आदत लगेगी, प्लस क्लास में रिटेंशन मतलब ध्यान बहुत बढ़ता है, क्योंकि यू नो कि तुम कभी भी पकड़े जा सकते हो। सो कल से जो चैप्टर चालू होने वाला है उसमें मैं रैंडमली किसी को भी क्वेश्चन पूछूंगी और तुम लोग आंसर दोगे तो तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। ओके चलो डन फॉर द डे। एक ही सेकेंड मेरे को सिर्फ प्रेजेंट ही लेने दो।